सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं अतीत में दबे पांव पाठ का दूसरा और अंतिम भाग। अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक हैं श्री ओम थानवी। अतीत में दबे पांव पाठ के अंतर्गत लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी दी है। विशेष तौर पर वहां पर बसे हुए दोनों नगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जानकारी इस पाठ में हमें प्राप्त होती है। इस क्षेत्र की खुदाई में अनेक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: दुर्ग, रक्षा प्राचीर, यहाँ के लोगों के रहने के घर, चबूतरे और अन्न को रखने के भंडार। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक दुर्ग का चित्र है जो मोहनजोदड़ो में बना हुआ था। दुर्ग नगर के पश्चिमी टीले पर संभवतः सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग का निर्माण हुआ होगा, जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में 460 गज और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई में 215 गज लंबा और चौड़ा था। व्हीलर एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता हैं, जिन्होंने इस टीले को माउंट एबी का नाम दिया है। दुर्ग के चारों ओर करीब 45 फीट चौड़ी एक सुरक्षा की दीवार का निर्माण किया गया था, जिसमें जगह जगह पर फाटकों और रक्षक गृहों या रक्षकों के रहने के लिए घरों का निर्माण किया गया था। दुर्ग का मुख्य प्रवेश मार्ग उत्तर एवं दक्षिण दिशा में था और दुर्ग के बाहर उत्तर की ओर 6 मीटर ऊंचे एफ नामक टीले पर पक्की ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिसमें प्रत्येक चबूतरे का व्यास लगभग 3 मीटर और चबूतरे के मध्य में एक बड़ा छेद है, जिसमें लकड़ी की ओखली लगी थी। इन छेदों में जौ, जले हुए गेहूं और भूसी मिले हैं। चबूतरे के चारों ओर निर्मित अन्नगार हैं, जिसमें अन्न रखा जाता था। उनकी 2 पंक्तियां मिली हैं। प्रत्येक पंक्ति में 6-6 कमरे हैं। वहां पर 6 मीटर 7 मीटर लंबा चौड़ा एक रास्ता भी है। ये है दुर्ग की बनावट और चित्र में आप दुर्ग को देख सकते हैं। नगर निर्माण योजना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की विकसित निर्माण योजना। किसकी निर्माण योजना? नगर की निर्माण योजना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। यूं तो यहाँ राजाओं का कोई चिन्ह नहीं मिला है, परंतु जो भी संभ्रांत परिवार या संभ्रांत लोग होंगे जो यहाँ के समाज को संचालित करते होंगे, उनका परिवार वहां रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां पर सामान्य ईंटों से बने हुए घरों में लोग रहते थे। इन नगर भवनों की ये विशेषता थी कि ये जाल की तरह बने हुए थे, जिन्हें आज ग्रिड प्लान कहा जाता है, यानी हर सड़क दूसरी सड़क से समकोण पर मिलती थी। ये बात मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि एक सड़क जब दूसरी सड़क से मिलती थी तो 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। नगर के सारे भवन आयताकार थे। आयताकार का अर्थ होता है क्वाड्रिलेटरल यानी 4 कोने वाले। तो आयताकार थे। केवल वहां पर उपस्थित मौजूद कुएं गोल थे, बाकी सब आयताकार थे। ये बात सिंधु घाटी सभ्यता की सभी बस्तियों पर लागू होती है, चाहे वे छोटी बस्तियां हों या बड़ी हों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवन बड़े थे। यहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें थीं। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध
जो स्थल है वह है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। ईंट आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी ही थी, तो ईंटों से बना हुआ है ये स्नानागार। ये लगभग 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। आप सोच सकते हैं 5-5.5 हजार साल पहले इस तरह की व्यवस्था थी, जो कि आज हमें देखने को कम ही मिलती है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है, जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज यानी पानी रखने का एक बड़ा सा स्थान। हौज के कोने में एक आउटलेट था, एक निर्गम था, जिससे बहकर पानी नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्म से संबंधित स्नान जो हुआ करते होंगे उसके लिए बना था, धार्मिक कार्यों के लिए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है अनाज रखने का कोठर, जो कि लगभग 46 मीटर लंबा और लगभग 15.5 मीटर चौड़ा है। नगर निर्माण की ये योजना के भग्नावशेष आप देख सकते हैं। आज इतने सालों बाद भी, हजारों सालों बाद भी ये ईंटें इसी तरह दिखाई देती हैं, जैसे लेखक को लगा इस शहर में घूमते हुए कि अभी कहीं बैलों की घंटी रुंझुन उसे सुनाई देगी, कहीं रसोई घर में पकते हुए खाने की गंध उसे आने लगती है। तो ये शहर अपने आप में एक बोलता हुआ शहर है, जबकि अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। हजारों साल यहाँ पर हो गए हैं लोगों को रहे हुए, तब भी ये नगर बोलता सा दिखता है। मुहरे। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में मुहरों का अपना एक विशेष स्थान है। अब तक लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हो चुकी हैं। इसमें से 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। मुहरों के आकार अलग अलग हैं। कोई बेलन के आकार का है, कोई वर्ग के आकार का, कोई आयत के आकार का, कोई गोल है। इन मुहरों का निर्माण अधिकतर सेल खड़ी से हुआ है। पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से हुआ है। कुछ मुहरें काचल मिट्टी, गोमेद, चर्ट और मिट्टी की बनी हुई प्राप्त हुई हैं। इन मुहरों पर कुछ लिखा हुआ है, कहीं सांड, कहीं भैंस, कहीं बाघ, गैंडा, हिरन, बकरी, हाथी के चित्र हैं। और सबसे सुंदर जो आकृतियां उभर कर आती हैं वे सांड की हैं। और लोथल और देशलपुर से तांबे की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं मुहरों के, और किस तरह से बैल का चित्र, सांड का चित्र यहाँ इतनी स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। बच्चों, ये गहने हैं, क्योंकि आडंबर नहीं था इस सभ्यता में, इसलिए गहने भी साधारण से दिखते हैं। इनमें इनकी कलात्मकता तो दिखाई देती है, पर आडंबर नहीं दिखता। ज्यादातर गहने पत्थर के बने हैं। कृषि एवं पशुपालन। आज के मुकाबले में सिंधु प्रदेश पहले बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, और इसका कारण रहा होगा सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ जो हर वर्ष आती थी। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार उगाते थे। 2 किस्म का गेहूं पैदा करते थे, और तिल, सरसों भी उपजाते थे। यहाँ कपास भी पैदा की जाती थी। इसी के नाम से यूनान के लोग इस जगह को सिंडन कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता यूं तो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। निश्चित तौर पर पशुओं का सहयोग कृषि में होता होगा। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर पाले जाते थे, और हाथी और गैंडे का ज्ञान था उन्हें, क्योंकि कई मोहरों पर, कई चित्रों में हम हाथी और गैंडे के चित्र भी देखते हैं। ये औजार हैं यहाँ पर जो पाए गए खुदाई में। आपको ये बताना आवश्यक है कि यहाँ की खुदाई में 50,000 से भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें निकली हैं जो इस सभ्यता की ओर संकेत देती हैं। इन औजारों में आप देखिए, कहीं पर भी हथियार आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लोग यहाँ के शांति प्रिय रहे होंगे। औजार इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कर्मशील होंगे लोग, जो अपनी आजीविका इन औजारों के माध्यम से काम करके पूरी करते होंगे। धार्मिक जीवन।
इतनी लंबी चौड़ी खुदाई में कहीं पर भी कोई मंदिर या पूजा का स्थान नहीं मिला है। मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, मुहरें मिली हैं, और कुछ ऐसा ज्ञात होता है उन्हें देखकर कि मातृ देवी की, माँ की और पशुपति शिव की यहाँ पूजा होती होगी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की मूर्ति है, और ऐसा माना गया है कि ये देवताओं के सामने नाचने वाली किसी देवदासी की प्रतिमा है। ये प्रतिमा अपने आप में सुंदरता का अद्भुत नमूना प्रमाण है। ये देखिए कुछ और चीज़ें जो खुदाई में प्राप्त हुई हैं। ये गेंडा है, ये दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले नरेश, एक ही मूर्ति मिली है एक राजा की। इसका अर्थ यही निकलता है कि ये सभ्यता राज पोषित नहीं थी, समाज पोषित थी। ये खिलौने हैं नीचे बच्चों के खेलने के, आप देख सकते हैं। व्यापार, यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे, और एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मुद्राएं मिली हैं, एक जैसी लिपि मिली है, और कुछ मानकीकृत मापतौल यानी नापने के, तोलने के पत्थर मिले हैं जो मानकीकृत हैं। मानकीकृत का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइज्ड हैं। ये चक्के से परिचित थे कुछ, क्योंकि चाक पर बर्तन बनाते थे और बैलगाड़ी चलाते थे, तो चक्का इनको जानते थे, और इक्के जैसे किसी रथ जैसे किसी वाहन का प्रयोग करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे, और यहाँ पर मेसोपोटामिया में भी हड़प्पाई संस्कृति की सील मिली है, जिससे ऐसा लगता है कि मेसोपोटामिया से भी इनका व्यापारिक संबंध रहा होगा। नीचे आप देख सकते हैं मुहरें हैं, और ये एक बैलगाड़ी है जो मिट्टी की बनी हुई है, शायद बच्चों के खिलौनों की तरह इसको बच्चे इससे खेला करते होंगे। शिल्प और तकनीकी ज्ञान, इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार और उपकरणों का प्रयोग करते थे, पर कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे और टिन को मिलाकर ये कांस्य का निर्माण करते थे। यहाँ पर किसी भी प्रकार के खनिज की खोज नहीं हो पाई है, कहीं कोई खनिज नहीं मिला है। सूती कपड़े बुने जाते थे, नाव भी बनाते थे ये लोग, मुद्रा बनाते थे, जो मोहरे हैं वे बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे और बर्तन बनाते थे ये लोग। और हड़प्पाई लिपि प्राप्त तो हो गई है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। जब ये लिपि पूरी तरह से पढ़ी जा सकेगी, जब इसको समझा जा सकेगा, तो निश्चित तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में अभी बहुत सारे प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल पाएंगे। अभी हमने जलकुंड की बात की, आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा और सुंदरता से, सुघड़ता से ईंटों के माध्यम से बना हुआ ये महाजलकुंड है। अब हमने महाजलकुंड की बात की है, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति एक जल संस्कृति है। जल का किस प्रकार से रखरखाव करना है, उसका नियोजन किस प्रकार से करना है, कैसे उसे बेकार बहने से रोकना है, ये इस सभ्यता की बहुत बड़ी पहचान है। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थीं, हर घर में एक स्नान घर था। हम आज बात करते हैं कि प्रत्येक गांव में एक शौचालय होना चाहिए, शौचालय बनवाए जा रहे हैं, सरकार हमारी इतना प्रयास कर रही है, लेकिन आज से 5,500 साल पहले हमें ये पता था कि हर घर में स्नान घर होना ज़रूरी है। नालियां घर का पानी हौदी तक लाती थी, घरों से निकलने वाला गंदा पानी हौदी तक आता था, फिर वे नालियों के जाल से जुड़ जाती थी। ज़्यादातर नालियां ढकी हुई हैं। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं, और सड़कों के किनारे किनारे ये ढकी हुई नालियां बहती हैं। बहकर ये सीधे जाती हैं सिंधु नदी में, गिरती हैं, जिससे कि कहीं भी पानी का भराव नहीं होता। वर्षा के समय में भी पानी का भराव कहीं नहीं होता। बस्ती के कुएं पकी हुई एक प्रकार की ईंट से बने हुए हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए हैं,
और ये सब कुएं भी ढके हुए पाए गए हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इतनी प्राचीन सभ्यता में रहने वाले लोगों को भी जल के संरक्षण का ज्ञान था और किस प्रकार से जल का भरपूर प्रयोग किया जाए वे इस बारे में जानते थे। चित्रकला के कुछ नमूने यहाँ प्रस्तुत हैं जिनमें आप बारीक सुंदर चित्रकला देख सकते हैं। ये कुछ खिलौने और बर्तन हैं। चौपड़ का खेल यहाँ काफी प्रसिद्ध रहा होगा क्योंकि चौपड़ के खेल की गोटियां मिली हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बैलगाड़ियां भी हैं, कुछ बर्तन हैं। ये कितनी सुघड़ता से बनाए गए होंगे, कितने मजबूत रहे होंगे कि आज भी ये इसी तरह से विद्यमान हैं। वास्तुकला के नमूने यहाँ पर दिखाए गए हैं। किस तरह से दीवारों पर इन चित्रों को उकेरा गया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, इसका आभास इन चित्रों को देखकर होता है। कुएं, अभी मैंने आपसे कहा कि 700 कुएं हैं, तो ये अलग अलग स्थानों पर प्राप्त कुओं के चित्र हैं। आप देख सकते हैं आज भी मजबूती से ये बने हुए हैं, अभी तक भी इनका नाश नहीं हुआ है। बच्चों, इस अद्भुत सभ्यता जो भारत में बसती थी उसके विषय में जानकारी प्राप्त करके हमें यही सीख मिलती है कि हम किसी भी युग में विकसित हो सकते हैं। हमें अपने विकास करने की इच्छा होनी चाहिए और इस विकास को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर लगनशील रहना चाहिए। तो हम और एक साथ ही साथ हम एक बात और सीखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में पाया गया, वैसी सभ्यता हम आज फिर बना सकते हैं और भारत का पुनर्निर्माण कर उस सभ्यता को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये सभ्यता हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक सभ्यता है। आइए बच्चों, इसी संकल्प के साथ कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता के दिखाए गए अच्छे कामों और उस मार्ग पर चलेंगे जिससे देश का पुनर्निर्माण हो, देश पुनर्जीवित हो सके। इसी संकल्प के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए और अतीत में दबे पांव पाठ को पूरा करने के लिए। धन्यवाद बच्चों।